विज्ञान अध्ययन के तहत आज हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे। इस सेशन में भाग लेने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राम राम। आपका इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन है। हम मनुष्य के सामाजिक विज्ञान उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान में एक चैप्टर है सौरमंडल। तो हमारे सामाजिक विकास से पहले की स्थिति सौरमंडल आज भी है, परंतु हम सौरमंडल से शुरू कर रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। तो सौरमंडल और सौर परिवार या सौर जगत क्या है? जैसे कि हमने पिछले अध्याय में और पहले हमने देखा है कि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसका विस्तार बहुत बड़ा है और ये विस्तृत होता जा रहा है। ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं और हमारी अकेली आकाश गंगा में अरबों तारे हैं और उन्हीं में से एक तारा है सूर्य। उन्हीं अरबों इतने संख्या में बड़ी संख्या में तारों में से एक तारा सूर्य है। इन तारों में से अनेक तारे सूर्य से बड़े हैं तो अनेक तारे सूर्य से छोटे भी हैं। तो एक तारा क्या होता है? तारा का मतलब है जो तर है, जो स्वयं प्रकाशमान है, जिसके अंदर प्रकाश की क्षमता है, वो किसी दूसरे पर इस मामले में निर्भर नहीं है। वैसे आजकल खगोल के जानकार ये भी बता रहे हैं कि सूर्य भी एनर्जी के मामले में, ऊर्जा के मामले में आकाश गंगा पर निर्भर हो सकता है और आकाश गंगा से कुछ लेता होगा। ऐसा भी इसके बारे में भी अध्ययन चल रहे हैं। ये संभव है क्योंकि वो एक आकाश गंगा का सदस्य है। आकाश गंगा के चारों ओर परिक्रमा भी करता है अपने पूरे परिवार को साथ लेकर के। क्यों? परिवार तो वो सूर्य का हिस्सा ही है। हम एज ए सूर्य हैं। अगर देखा जाए तो सारे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ये जो भी हैं वो सूर्य के परिवार के सदस्य हैं। सूर्य पर पूरी तरह निर्भर है, सूर्य से बंधे हुए हैं, सूर्य की पकड़ में है पूरी तरह। तो हम ये सूर्य है। जैसे एक स्थिति में हमें कहते हैं आदमी का शरीर जो है पार्थिव शरीर है। पार्थिव शरीर है, पृथ्वी से बना हुआ है। हमारा जो शरीर है इस पृथ्वी से ही कुछ चीज़ें खा करके, इसमें जो 5 तत्व हैं उनमें एक तत्व मिट्टी है जो पृथ्वी की है। तो इस प्रकार जैसे हम पार्थिव हैं वैसे ही मोटे अर्थों में हम सूर्य के परिवार के सदस्य हैं। हम सूर्य हैं। सूर्य हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है वो सारी सूर्य से मिलती है। तो सूर्य के परिवार में जो पिंड हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पिंड माने जाते हैं ग्रह। और सूर्य के 8 ग्रह हैं। पहले एक ग्रह और था, यम, प्लूटो भी नाम है उसका। प्लूटो या यम जो है अब कहते हैं कि बहुत दूर खिंच गया और वो ग्रह की परिभाषा में नहीं रहा। ग्रह की परिभाषा के लिए उसकी निश्चित परिक्रमा होनी चाहिए और परिक्रमा से इधर उधर नहीं हटना चाहिए और उसके पास दूसरे कोई इतने बड़े पिंड इधर उधर उसके आसपास नहीं होने चाहिए। खाली जगह होनी चाहिए कि वो ग्रह कहलाने योग्य नहीं रहो। तो कहते हैं कि यम के चारों ओर ऐसे पिंड आ गए हैं जो यम के बराबरी के हैं और यम एक तरह से उनके बीच में डगमगा रहा है और इसलिए यम को अब ग्रह की परिभाषा में नहीं रखा जा रहा है। इस संबंध में हमारे गांव के मूलाराम जी महाराज साहब है, वो काफ़ी मेरे इस वीडियो को काफ़ी आलोचक दृष्टि से देखते हैं और देखना भी चाहिए। तो तभी कुछ पता चलता है कि कहाँ क्या गलतियाँ हुई। तो उन्होंने मुझे आगाह किया कि केवल यम ग्रह का दूर चले जाना ही नहीं, उसने अन्य कुछ योग्यताएं भी, ग्रह होने की योग्यताएं उसमें नहीं रही और इसलिए वो ग्रह नहीं कहलाता है। उन्होंने आज और कहा, कल वाले सेशन को देख करके उन्होंने बताया कि आपने जो है वेल मछली के बारे में, अन्य मछलियों की तरह वेल मछली को भी ये कह दिया कि वो पानी में से ऑक्सीजन का अवशोषण करती है, उसके अंदर गल पड़े होते हैं, जबकि वेल मछली इसमें अपवाद है। मैंने भी जब ये बात कही तो मुझे भी थोड़ा यूँ अटपटा लगा कि मैं कहीं कुछ चूक रहा हूँ और वो हो गया। तो कल वो गलती की, उसका सुधार के तहत मैंने क्या है कि
फेसबुक पोस्ट पर भी ये लिख रखा है कि ये गलत बोला गया है, और यूट्यूब पर जो वीडियो चढ़ा है उसमें भी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बात लिख दी गई है कि आप इसे इस प्रकार ध्यान दें। ये जो बात कही है उसमें वेल मछली इसका अपवाद है अन्य मछलियों के बजाय। तो और भी अगर यहाँ कोई गलती होगी तो आप जो बताएंगे उसके अनुसार अपन उस पर लिख लेंगे, क्योंकि गलती हो जाती है जब बोलते हैं तो कुछ नॉलेज की कमी की वजह से, कुछ और वजह से हो जाती है। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं अपन। तो सूर्य के चारों ओर केवल ये जो ग्रह हैं यही भ्रमण नहीं करते हैं, क्योंकि जब ग्रह के चारों ओर, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर निकाल रहा है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, तो ये तो साथ ही साथ चलेगा पूरे चक्कर में। इसलिए उपग्रह भी एक तरह से एक अर्थ में सूर्य का चक्कर लगा ले। हम भी लगाते हैं, प्रतिवर्ष एक सूर्य का पूरा चक्कर पूरा कर देते हैं, पर हम तो खुद पार्थिव माने जाते हैं, हम एज पृथ्वी ही है हम तो ये है। इस प्रकार कुछ क्षुद्र ग्रह हैं वो भी चक्कर, कुछ बौने ग्रह हैं, जैसे प्लूटो अब बौने ग्रह की स्थिति में आ गया, तो बौने ग्रह भी सूर्य के चारों। तो ये इस प्रकार ये पूरा एक सौर परिवार है, सौर जगत है, सौर मंडल है, जो सूर्य से किसी न किसी अर्थ में जुड़ा हुआ है और उसके चारों ओर साथ रहता है। सूर्य आकाश गंगा का राउंड लेता है तो ये भी सारा परिवार उसके साथ होता है, ये सौर परिवार है इस प्रकार। तो इसमें धूमकेतु, उपग्रह, उल्कापिंड, ये उल्कापिंड भी आते हैं। हालांकि उल्कापिंड ग्रहों के इर्द गिर्द यूँ टकराते फिरते हमारे पृथ्वी ग्रह पर जब उल्कापिंड आते हैं तो अपन देखते हैं लंबे से होते दिखाई देते हैं। जब हवा का घर्षण होता है तो उनमें बड़ा तेज गति से वो टूटते हैं, बिखरते हैं तो आग उगलते हैं, और एक लंबी आग टाइप वो दिखाई देती है। और इस प्रकार कुछ उल्कापिंड जो है ठेठ पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, इसे उल्कापात कहते हैं। तो अपन ये भी देखेंगे आगे। वो अब आगे चलते हैं अपने ग्रह वह सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह का पथ फिक्स होता है, वो एक रूट है उसका, उस रूट पे ही वो घूमता है, इधर उधर डगमगाता नहीं है, पूरी तरह बंधा हुआ है, पूरा कंट्रोल है उसके रास्ते पर। इसमें इसके बारे में 1543 ईस्वी में 1543 सबसे प्रथम पहले निकोलस जो कोपरनिकस था उसने इस बात की खोज की कि सूर्य सभी ग्रहों का केंद्र बिंदु है, और ये सभी ग्रह उपग्रह ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा। उपग्रह हालांकि ग्रह का चक्कर लगाते हैं परंतु एक मोटे अर्थ में तो सभी पूरा सौर परिवार सूर्य के चारों ओर राउंड करता है, और सूर्य इनका केंद्र बिंदु है। सूर्य एक तारा है, बाकी ये तारे नहीं हैं। जो मंगल को और अपन शुक्र को भी तारा कहते हैं, भोर का तारा सुबह दिखाई देता है, परंतु वो तारा नहीं है, तारों की तरह दिखाई जरूर देता है, वो स्वयं प्रकाशमान नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल की आयु 460 करोड़ वर्ष है। यहाँ जब भी मैं वर्ष की बात करूँ और जो यहाँ पर हमें पढ़ाया जाता है तो वर्ष का मतलब पृथ्वी के वर्ष से ही माना जाता है, क्योंकि हम पृथ्वी के वर्ष से परिचित हैं। बाकी प्रत्येक ग्रह का अपना वर्ष है, एक पूरी परिक्रमा को उस ग्रह का वर्ष बोला जाता है, परंतु किसी भी ग्रह का वर्ष कितना बड़ा है उसे हम पृथ्वी के मापदंड से मापेंगे। तो सूर्य जो पृथ्वी के वर्षों के हिसाब से 460 करोड़ वर्ष में इसकी आयु मानी गई है सूर्य सौर मंडल की। सूर्य हमारी आकाशगंगा के लगभग 100 अरब तारों में से एक है। लगभग 100 अरब तारे हैं आकाशगंगा में, ऐसा माना जाता है। कोई गणना इनकी हो नहीं सकती इतनी, परंतु उनमें से एक है। सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है, एक विराट पिंड, बहुत बड़ा पिंड, बहुत बड़ा पिंड, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसको ऐसे बताया जा सकता है कि पृथ्वी से 300 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी जैसी 300 पृथ्वियाँ हो, इतना बड़ा अकेला सूर्य है। और पृथ्वी कितनी बड़ी है आप और हम तो जानते हैं, बच्चों को भी बताया जा सकता है पृथ्वी कितनी बड़ी है। उसको थोड़ा उदाहरण देते हैं, इतने तो देश हैं, इतने महासागर हैं, इतना पानी है, ये सारी बताते ही पता चल जाता है कि पृथ्वी भी बहुत बड़ा विशाल पिंड है। परंतु जब सूर्य की कल्पना करते हैं तो सूर्य बहुत ज़्यादा बड़ा विराट पिंड है।
इसकी सतह पर सदैव अस्थिर और अशांत रहती है। इसकी सतह अस्थिर और अशांत रहती है। तो इसका भी अपन ने पहले भी चर्चा की है। अब सौर परिवार की बात कर रहे हैं तो इसकी सतह अस्थिर है। अस्थिर का मतलब है इसकी सतह जो है गैसीय सतह है। हमारी पृथ्वी की सतह ठोस है। जरूर कुछ तरल पानी इकट्ठा है पृथ्वी पर, उनके नीचे ठोस सतह है पृथ्वी की। इसलिए पृथ्वी की जो भू प्रपटी है वो ठोस है। अंदर लावा हो सकता है, ऊपर पानी भी हो सकता है, परंतु बीच में एक प्रपटी जो है, भू प्रपटी जो कहलाती है, वो ठोस है। इसलिए पृथ्वी की सतह फिक्स है। पृथ्वी की सतह जो है अस्थिर नहीं मानी जाती। पृथ्वी में हिमालय भी है, मैदान भी है, वो सारे अस्थिर नहीं मान सकते उनको। हाँ, हवा पानी से उनमें कटाव होता रहता है, थोड़ा समतलीकरण हो रहा है, परंतु वो अस्थिर नहीं है। उनकी थोड़ी ऊंचाई नीचाई में थोड़ा बहुत मामूली अंतर आता है, परंतु अस्थिर नहीं कह सकते। ठोस चीज़ों को अस्थिर नहीं माना जाता, उनका विशेष आकार होता है। परंतु सूर्य गैस स्थिति में, गैस अवस्था में, और गैसीय अवस्था अपने जैसे देखते हैं हवा के गोटे या धुएं के बादल, तो उनकी स्थिति बदलती रहती है। इस प्रकार सूर्य एक तरह से धुएं की तरह है, गैसीय स्थिति है उसकी। इसको अपने से देख सकते हैं। तो जलती हुई गैसों का एक विराट समूह, इसकी सतह सदैव अस्थिर और अशांत रहती है। अशांत इसका मतलब इसमें हीलियम और हाइड्रोजन के बहुत विस्फोट होते रहते हैं। इतनी आग है, 6000 डिग्री सेल्सियस इसकी ताप है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम है। सौरमंडल के लिए सूर्य प्रकाश है ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अपने पूरे सौर परिवार में ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश का भी एकमात्र स्रोत है और ऊष्मा का भी। जैसे रात को अपन चंद्रमा का जो प्रकाश लेते हैं, वो भी सूर्य का प्रकाश ही परिवर्तित होकर के हमें दिखाई देता है। क्योंकि रात को हमारे यहाँ घना अंधेरा छा जाता है और सूर्य के प्रकाश की वजह से चांद का जो चमकीला हिस्सा है, वो जो हमारी तरफ होता है, वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश की वजह से जो चमक रहा है दिखाई देता है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन, इसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। हमारे सौर परिवार में कुछ कुल 8 ग्रह, 30 सेकंड से कम ही लगता है समय। कुछ 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य से विभिन्न दूरी पर स्थित इन ग्रहों को आपस में टकराना संभव, क्योंकि इनका निश्चित पथ है, इसलिए आपस में नहीं टकरा सकते। इनके अलग रूट है, बिल्कुल अपने अपने रूट पर चलता है, तो और एक दूसरे से दूरी भी खूब रहती है, इसलिए आपस में टकराने की कोई दिक्कत नहीं रहती। इनका अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। सूर्य से दूर जाने पर अब अपन इनका कर्मिक स्थिति देखें कि ये कहाँ पर स्थित है। जैसे कि ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक जो राउंड ले रहा है उस ग्रह का नाम है बुध। उसके बाद दूसरा राउंड जिसका होता है जो सूर्य से दूरी के क्रम में, जरूरी नहीं है कि इसका राउंड यहाँ होता है तो इसका भी यहाँ, इसका थोड़ा तिरछा भी हो सकता है। तो दूरी के क्रम में जो दूसरा राउंड वाला है वो है शुक्र, और तीसरा हमारी पृथ्वी, और चौथा मंगल। अपन इन 4 को एक बार देखते हैं। 4 अलग हैं क्योंकि बीच में एक ये आंतरिक मंडल कहलाता है। सौर मंडल का आंतरिक हिस्सा जिसमें 4 ग्रह हैं। बाहर वही अब 4 है, पहले 5 थे, अब 4 हैं बाहर भी। आंतरिक वालों की स्थिति, आंतरिक वालों की सतह फिक्स है। जो भी आंतरिक ग्रह हैं ये अपेक्षाकृत, उनकी अपेक्षाकृत कुछ छोटे हैं, ज़्यादा छोटे हैं, और छोटे होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी जो है, इनकी सतह जो है ठोस अवस्था में है। ये इतनी गर्म नहीं रही जितनी उन ग्रहों की है, वो ज़्यादा गर्म है, इसलिए वो अभी गैस और तरल अवस्था में है। और हमारा पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, इनकी जो सतह है वो बिल्कुल ठोस आकार में है, ऊपर से फिक्स है, अस्थिर नहीं है, स्थिर है। बाद में जो अगला राउंड है बाहर वाले में बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। इनमें सभी ग्रहों में से बृहस्पति सबसे बड़ा है।
और वो कितना बड़ा है, इससे तुलनात्मक बताने के हम बता सकते हैं कि पृथ्वी से लगभग 50 गुना बड़ा है। तो काफ़ी बड़ा ग्रह है। इसलिए उसको जैसे अपने बृहस्पतिवार कहते हैं, इसको गुरुवार भी, गुरु यानी बड़ा, तो ये बड़ा ग्रह है। गुरुवार जो है बृहस्पति के नाम से ही एक वार है हमारे सप्ताह के जो दिन हैं उनमें। कुछ लोग गांव में बृहस्पतिवार भी कहते हैं इसको, और इसको गुरुवार भी कहते हैं, गुरु यानी बड़ा। तो 2006 से पहले प्लूटो भी एक ग्रह था, परंतु वो अब मानक नहीं रहा, और अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने उसको बौने ग्रह का दर्जा दिया है 2006 में। तो अपन ने आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में देख लिया। बाह्य ग्रह जो है वो गैसीय अवस्था में है या तरल अवस्था में है। उनकी सतह ऊपर से गैस या तरल अवस्था में, सूर्य पृथ्वी की तरह स्थल मंडल नहीं है, थल मंडल नहीं है, कठोर स्थिति, सतह की स्थिति कठोर नहीं है, फिक्स नहीं है, अस्थिर है। जब गैस और द्रव्य अस्थिर रहता है, आकार बदलता रहता है गैस और द्रव्य का, परंतु ठोस चीज़ों का आकार इतना आसानी से बदलता नहीं है, इसलिए इनका फिक्स आकार माना जाता है। अपन ग्रहों की विशेषताओं के संबंध में एक तालिका यहाँ दे रखी है इस किताब में। तो ये अपन चित्र बच्चों को अगर बताएं तो ये केंद्र बिंदु सूरज है, बुध का राउंड है, फिर ये है शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। फिर बीच में जो इतने क्षुद्र ग्रहों का एक बहुत बड़ा एक आंधी सी है, और बहुत छोटे छोटे अनेक हैं धूल के कणों की जैसे, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए इसको भी सौर परिवार में शामिल माना जाता है। फिर ये बृहस्पति सबसे बड़ा, और शनि की एक विशेषता है, ये हेड की तरह, जैसे ये घटाला जी का हेड दिख रहा है सही, इनकी तरह यूँ राउंड होता है। और फिर ये अरुण और फिर ये वरुण, ये ग्रह है। अब यहाँ पर ये किताबें तो बच्चों के पास हो सकती है, किसी के पास हो तो। सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में करता है बुध। बुध बिल्कुल नज़दीक है। देखो सूर्य की परिक्रमा में अगर देखेंगे तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ग्रह की, वैसे वैसे उसको परिक्रमा में समय ज़्यादा लगेगा, और परिक्रमा भी उसकी बहुत लंबी होगी, दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसे पृथ्वी की सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और ये तो तीसरे नंबर का ग्रह है दूरी के हिसाब से, पहला बुध, दूसरा शुक्र और तीसरी पृथ्वी। तो सबसे नज़दीक होने की वजह से बुध केवल पृथ्वी के 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, उसका वर्ष पूरा हो जाता है, वो उसका एक वर्ष है। एक खासियत और है कि जो ग्रह नज़दीक हैं उनके दिन बड़े होते हैं और वर्ष छोटे होते हैं। दिन बड़े होने का मतलब वो अपने घूर्णन जो चक्री चढ़ता है, वो घूर्णन जो है बहुत कम होता है, उसका बहुत धीमी गति से घूमता है, और राउंड पूरा जल्दी क्यों कर लेता है कि वो नज़दीक है, उसका पथ जो है, उसका रास्ता बहुत छोटा है, इसलिए वो रास्ते को जल्दी काट लेता है। तो राउंड तो बुध 88 दिन में पूरा कर लेता है, परंतु अक्ष पर जो उसका घूर्णन है वो होता है 59 दिन, 59 दिन, और इसका एक भी उपग्रह नहीं है। दूसरा है शुक्र। शुक्र सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी के दिनों के हिसाब से 225 दिन में करता है। शुक्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसका वर्ष जो है उसके दिन से भी छोटा है। वो सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है तब तो खुद एक अपनी अक्ष पर एक चक्कर ही पूरा नहीं, एक घूर्णन ही पूरा नहीं कर पाता है, एक चक्री भी नहीं पूरी कर पाता है, तब तक तो वो सूर्य का एक पूरा राउंड कर लेता है। तो उसका वर्ष है 225 दिन, जबकि उसका घूर्णन जो अक्ष पर घूर्णन है, अपनी दूरी पर जो घूर्णन है वो पूरा करता है 243 दिन में। सभी ग्रह परिक्रमण भी करते हैं और घूर्णन भी करते हैं। तो इसका दिन जो है पृथ्वी के दिनों के हिसाब से 243 दिन में इसका ये घूर्णन पूरा होता है। इसका मतलब शुक्र का दिन जो है
उसके खुद के वर्ष से बड़ा है और पृथ्वी के दिनों के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर उसका एक दिन है। तीसरा पृथ्वी, उसके बारे में हम सभी जानते हैं, 365 दिन का इसका वर्ष है और दिन तो इसके दिनों के हिसाब से सभी का दिन मापा जाता है। परंतु एक खासियत और है कि पृथ्वी का दिन और मंगल का दिन बराबर होता है। मंगल भी 24 घंटे में एक राउंड पूरा कर लेता है अपनी अक्ष पर और पृथ्वी भी, ये इनमें बराबरी है। मंगल इनका पड़ोसी है पृथ्वी का, तो दिन इनका बराबर है। वर्ष मंगल का बड़ा होता है, 687 दिन का होता है। पृथ्वी के एक उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह, चारों ओर चक्कर। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, मंगल के 2 उपग्रह हैं जो मंगल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी और मंगल में एक समानता जो विशेषता देखी गई वो यह है कि इन दोनों के उपग्रह हैं। पृथ्वी से मंगल का एक उपग्रह एक्स्ट्रा है, 2 है उपग्रह, पृथ्वी के एक ही है। मंगल का दिन पृथ्वी के दिन से दुगुने से थोड़ा बहुत कम है, 687 दिन, और उसका दिन जो है पृथ्वी का दिन और मंगल का दिन बराबर है। वर्ष जो है मंगल का पृथ्वी के दुगुने से थोड़ा सा कम है। मैं कहीं चूक रहा हूँ तो ध्यान रखना आप लोग। अब यहाँ पर एक और बात है, क्योंकि क्लास में भी चूकते हैं बच्चे, कई बार पकड़ लेते हैं कि आप गलत कह रहे हो, हाँ भाई गलती निकल जाता है तो वहाँ उनके सामने तो हाथों हाथ एक्सेप्ट हो जाता है। यहाँ आपके कमेंट से हो जाएगा, जो भी बात होगी कमेंट पर पता चल जाएगा। एक पृथ्वी और शुक्र में भी समानता है, पृथ्वी का पड़ोसी है शुक्र, इसलिए वो समानता है कि इनका आकार प्रकार लगभग बराबर है। पृथ्वी और शुक्र का आकार की दृष्टि से पृथ्वी और शुक्र लगभग बराबर हैं, जबकि मंगल जो है पृथ्वी से भी छोटा है। अब अपन आगे चलते हैं। वर्षपति जो है 11 वर्ष और 11 महीने में एक परिक्रमा पूरी करता है। पृथ्वी के वर्ष के बजाय उसको 11 वर्ष लगते हैं परिक्रमा पूरी करने में। स्पीड उसकी कम नहीं, स्पीड ज़्यादा है, परंतु उसका पथ बहुत लंबा पड़ जाता है पृथ्वी की अपेक्षा। जब भी किसी केंद्र से त्रिज्या बढ़ती जाती है तो उसकी परिधि उससे 3 गुना से भी ज़्यादा, जो पाई कहते हैं 22/7, उतनी ज़्यादा वो बढ़ जाती है। उसके 2 गुणे से 3 गुना से भी ज़्यादा परिधि है 2πr, तो त्रिज्या के 2 गुणे से 3 गुना ज़्यादा, तो 6-7 गुना, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए उसका पथ जो है बहुत बड़ा है वर्षपति का पथ, और वो 11 वर्ष 11 माह में एक पूरी परिक्रमा पूरी करता है। और उसका अक्ष पर घूर्णन जो है वो सिर्फ 9 घंटे में, जो इतना फास्ट है कि 9 घंटे में एक पूरा राउंड कर लेता है। इतना बड़ा है, पृथ्वी से 50 गुना बड़ा है, परंतु जो चक्री निकालता है अपनी, जो घूमता है वो जैसे लट्टू घूमता है ना, वैसे जो घूमता है, जैसे पंखा घूमता है अपने अक्ष पर, तो घूमने में बहुत कम समय लगाता है। इतना बड़ा है तो भी बहुत तेज़ी से घूमता है, और इतनी तेज़ी से घूमेगा तो फिर उसकी सतह स्थिर नहीं रह सकती, बहुत इतनी तेज़ गति से, क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर घूमती है। इसकी वजह से पृथ्वी के दोनों ध्रुव जो है चपटे हैं, थोड़े इतने गोल नहीं है, पिचके हुए हैं। कारण पृथ्वी जो है ध्रुव उनका केंद्र बिंदु है घूमने का अक्ष पर, और बाकी वाली सतह उसके चारों ओर घूमती है। घूमती जो घूमने का उसका स्पीड है, उसकी वजह से उनकी जगह थोड़ी दूर बढ़ जाती है। तो स्थिर होने, इसलिए स्थिर नहीं है कि बहुत तेज़ गति से करता है। दूसरा, ये गैसीय और तरल पदार्थों से बना हुआ है, गैस और तरल से बना हुआ है। फिर है शनि का वर्ष और भी बड़ा है, वर्ष बढ़ता जाएगा अपन जो आगे जाएंगे, ठेठ शुरू से लेकर के इसका 29 वर्ष का एक वर्ष है। पृथ्वी के 29 वर्ष और 5 माह के बराबर है, और ये 10 घंटे और 40 मिनट में एक राउंड लेता है। इसके 18 उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं। वर्षपति सबसे बड़ा ग्रह है, परंतु उसके उपग्रह 16 है, जबकि शनि के उपग्रह जो है 18 है, सर्वाधिक उपग्रह है। इसी प्रकार अरुण जो है 84 वर्ष में सूर्य का पूरा चक्कर पूरा करता है। इसका मतलब अरुण का वर्ष पृथ्वी के 84 वर्ष के बराबर होता है, परंतु दिन उसका भी पृथ्वी से छोटा होता है। बाह्य ग्रह जितने भी हैं उनके सबके दिन पृथ्वी से छोटे होते हैं। सब अपनी अक्ष पर घूर्णन जो है वो तेज गति से करते हैं, और इसका दिन जो है 17 घंटे और 14 मिनट का है। ये
इनका दिन उतना छोटा है जितने ये खुद छोटे हैं उतना थोड़ा सा दिन बड़ा। जैसे बृहस्पति सबसे बड़ा है इसलिए इसका दिन सबसे ही छोटा है। तो इसका दिन जो है 17 घंटे 14 मिनट का है और इसके भी उपग्रह लगभग 17 है। इसका मतलब शनि के बाद सबसे ज़्यादा किसी के अगर उपग्रह हैं चारों ओर चक्कर लगाने वाले तो वो वरुण के हैं, क्योंकि बृहस्पति के उपग्रह 16 ही हैं और अरुण के हैं। सूर्य की एक परिक्रमा वरुण करता है 164 वर्ष में और उसका दिन है 16 घंटे और 7 मिनट का और इसके उपग्रहों की संख्या 8 है। तो सभी बाह्य ग्रहों के उपग्रह काफ़ी हैं, बड़ी संख्या में हैं और आंतरिक ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी का एक उपग्रह है और मंगल का 2 उपग्रह है। शुक्र और बुध में एक भी उपग्रह नहीं है। ये है मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखने की बातें। इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ करेंगे बोने ग्रह। जैसे अभी प्लूटो जो है 2006 में बोना ग्रह घोषित किया गया खगोल अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन द्वारा। तो ऐसे पहले भी बोने ग्रह खूब है। बोने ग्रह वो हैं जिनका परिक्रमण पथ जो है पूरी तरह से थोड़ा डगमगाता है और उसके आसपास जो है उनके बराबर आकार के दूसरे पिंड उनके आसपास रह सकते हैं। जैसे पृथ्वी और ये जो ग्रह हैं इनके पास इनके बराबर का कोई पिंड आसपास नहीं होता, बिल्कुल साफ जगह होती है चारों ओर, परंतु बोने ग्रह के पास उनके बराबरी का कोई पिंड होता है, इसलिए इनको बोना ग्रह कहते हैं। तो इसमें प्लूटो, एरिस, सेरिस ये बोने ग्रह के उदाहरण हैं। बाकी सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पिंड है, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और वरुण जो है इसके आगे, वरुण से आगे देखो एक तो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी जो है वो बीच में है, आंतरिक ग्रहों और बाह्य ग्रहों के बीच में। एक वरुण से आगे वहाँ फिर माहौल गड़बड़, वहाँ बहुत सारे ऐसे इधर उधर छोटे बड़े चक्कर लगाने वाले होते हैं। वो सूर्य से वो भी एक तरह से बंधे हुए सूर्य के चारों ओर राउंड लगाते हैं। तो वरुण के पार पाए जाने वाले अनजाने पिंड, सौर मंडल में आने वाले धूमकेतुओं आदि को लघु पिंड कहते हैं। इनको लघु पिंड कहते हैं। इनमें भी धूमकेतु हैं कई। और अब अपन थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में यहाँ पर दिया गया है इस पाठ में, तो पृथ्वी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान हमें होना ज़रूरी है। बाकी ग्रहों के बारे में अपन ने कर लिया। तो पृथ्वी जो है आकार प्रकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और शुक्र जो है इसके बराबर आकार प्रकार का है। ये पृथ्वी का मोटा मोटा, पृथ्वी प्रकाश के मामले में और ऊष्मा के मामले में अन्य ग्रहों की तरह सूर्य पर पूरी तरह निर्भर है। पृथ्वी की वायुमंडलीय स्थिति, जलवायु, उसका टेम्परेचर इस प्रकार जीवन के लिए कंडीशनड है, जीवन की सुविधाओं के हिसाब से है कि पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर 0 से भी कम होता है, माइनस में होता है, तो कहीं पर 45 डिग्री। औसत तापमान ये माना जाता है कि 15 डिग्री के लगभग है। इसलिए कई प्रकार के जीव, अलग अलग टेम्परेचर में जीने वाले जीव, अलग अलग तापमान के अनुरूप जीने वाले जीव इस पृथ्वी पर जलवायु के हिसाब से अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। लगभग पूरी पृथ्वी पर छोटे बड़े जीव करीब करीब सब जगह पाए जाते हैं। जीवन की संभावनाएं पृथ्वी पर है। इसका कारण यहाँ का एक जीवन के अनुकूल टेम्परेचर, वायु और पानी। और कहते हैं कि सौर परिवार के ग्रहों में बाकी किसी में भी ऐसा नहीं है अब तक की जानकारी के अनुसार। फिर अन्य ग्रहों का तापमान जो है या तो इससे बहुत ज़्यादा है या कम है, इसलिए वहाँ पर जो है नहीं पाया जाता है जीवन। तो जीवन की संभावनाएं पृथ्वी पर ज़्यादा है। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह जो है वो अधिक गर्म है। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह जो है वो अधिक, वहाँ का तापमान, आसपास का तापमान ज़्यादा गर्म है और दूर वालों का
कम गर्म है, इसलिए वहाँ पर जीवन की संभावनाएं नहीं रहती। पृथ्वी की ऊपरी सतह अपन ने पहले भी देख लिया, स्थल मंडल है, ठोस परपटी है। हाँ, इसके 71% भाग में पानी है, वो तरल है, ठोस नहीं है, परंतु उस पानी के नीचे की जो सतह है वो स्थल है, इसलिए जो भू परपटी है वो पूरी स्थल आकृति में है। चारों ओर जो है इसका निश्चित आकार है, और पृथ्वी में जीवों के लिए भोजन जो है पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में एक दूसरे पर आश्रित होते हुए मिल जाता है, इसलिए जीवन संभव है। पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल है, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, और उसके बाद ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रमुख गैसें पृथ्वी पर पाई जाती है। और ऑक्सीजन जीवनदायिनी ग्रह है, ये जिसे जीव जो है श्वसन लेते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर जीवन है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, इसका कारण है इसके 71% भाग पर पानी है, इसलिए इसका बाहर से जो भी इसके चित्र लिए जाते हैं उसमें नीलापन, पानी का रंग दिखाई पड़ता है। तो बाकी हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सब रहते हैं। और कल हम जो है उपग्रह और चंद्रमा के संबंध में, इसी सौर परिवार का ही वो हिस्सा है, उनके संबंध में अपन जानकारी हासिल करेंगे। और यहाँ पर जो बातें आई है उन पे थोड़ी चर्चा हो जाए, ताकि जो गलतियाँ हुई है वो भी देखी जा सके। दिनेश जी मेवाड़ा, तो प्रणाम दिनेश जी, नमस्कार सूर्य जी। घर पर अपने बच्चों के साथ अपना चर्चा अगर करते हैं तो अच्छी बात है। हमारे बच्चे जो है काफ़ी सफिशिएंट जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे, उनकी जिज्ञासाएं पूरी होगी, और ऐसा सभी को करना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये हमारा ड्यूटी है। चेतन चौहान मेघुन जी, सुना है ब्राह्मण लोग अपनी सिद्धि से ग्रह की चाल बदल देते हैं। ग्रह की चाल तो वो तो क्या है कि उनके तो ग्रह ही अलग हैं, वो तो ग्रह दशा बताते हैं, और वो जो है उनमें ग्रह भी कुछ दूसरे नाम है, राहु केतु, जबकि ये कोई सौर मंडल के ग्रह राहु केतु, कोपरनिक्स और जो खगोल के जानकार हैं उनकी जानकारी में उनके वो ग्रह कहीं मिले नहीं अभी तक, इसलिए चाल बदलने वाली कोई बात नहीं है। और हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि ग्रहों का हमारे पृथ्वी के जीवन पर प्रभाव, सूर्य का प्रभाव है हमारे ऊपर। सूर्य के अंदर जो विस्फोट होते हैं, जो प्रति 11 वर्ष में एक विस्फोट होता है, उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा की वजह से इतने बड़े समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, तो इनके प्रभाव जरूर, जब चंद्रमा जैसा छोटा सा उपग्रह पृथ्वी के जीवन को प्रभावित कर देता है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिनों में लोग जो है न्यूरोटिक ज़्यादा होते हैं, पागल ज़्यादा होते हैं, पूर्णिमा जब चांद पूरा होता है। और इसीलिए उसको हमारे यहाँ पर एक शब्द है चांद मारा या चांद गेला, ये शब्द भी चलते हैं। इसका कारण है कि चांद का असर पड़ता है हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा। तो बाकी वाले जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका हमारे जीवन पर ज़रूर कोई असर पड़ता है, और ये सब खोज का विषय है, इस दिशा में काम चल रहा है। तो इसको अपन पूरी तरह इनकार नहीं कर सकते। परंतु जो लोग कहते हैं ना कि सोने की अंगूठी दे दो तो ग्रह की दशा बदल देंगे, या तांबा दे दो तो ये कर दो, तेल का दान कर दो तो शनि जो है, शनि का प्रकोप कम हो जाएगा। शनिवार को तेल मांगने आते हैं आपके यहाँ पर लोग, तो वो लोग कहते हैं कि शनि का जो है आपके ऊपर जो प्रकोप है, शनि को प्रकोप वाला माना जाता है, वो दुख देने वाला बताया जा रहा है हमारे मान्यताओं में। तो उसका प्रकोप कम करने के लिए उसको तेल दे दो, और इस प्रकार जो चाल बदलने की जो बातें हैं वो यही बातें हैं। बाकी ठीक है, आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ सुना, और यहाँ पर जो है सुनने वालों की तरफ से अभी तक गलती की कोई बात आई नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ
वैसे मैं इस पोस्ट पर जो भी गलतियाँ हुई है वो लिख दूँगा, और यूट्यूब पर जो वीडियो चढ़ाता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में वो गलतियाँ अंकित कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, राम राम, प्रणाम, नमस्कार।